आज हम लोग लेके आए हैं क्लास में बैंकिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिलेबस एंड व्हाट कैन यू डू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन 2024 का जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्या सिलेबस होगा, शेड्यूल क्या है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आई एम सेल्फ मधेंदु सिंह from Hope Institute and I will discuss you all the strategy and planning about your upcoming examination preparation of banking. बैंकिंग वर्ड नाम सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। बैंक में जॉब करना अपने आप में एक प्राउड फील करने के बराबर है। और जितने भी स्टूडेंट हमारे बैठे हुए यहाँ पे सभी को बैंकर बनना है। बैंकर बनने में दो बात होती है, या तो आप क्लर्क बनेंगे या पीओ बनेंगे या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनेंगे। तो 2023 खत्म हो चुका है, 23 के सभी एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, 24 में भी 2 महीना खत्म हो चुका है, लगभग 2.5 महीना। आज की तारीख की बात करें हम लोग तो आज 14 तारीख है, तो लगभग 2.5 महीना खत्म हो चुका है। अब 24 में जो भी एग्जामिनेशन आएंगे उन पे हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारा सिलेबस होगा, क्या हमारा प्लानिंग होगा, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है, किस चीज़ों से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन एंड नाउ विल स्टार्ट दैट कि हमारा आप जैसा कि देख रहे होंगे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कटअप डिस्कस करेंगे, स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, बुक्स डिस्कस करेंगे कि बुक की कौन सी रिक्वायरमेंट है या स्टडी मटेरियल दैट इज मोर देन इनफ। आप देख रहे होंगे ऊपर में डिफरेंट लोगो लगे होंगे, आईबीपीएस हो गया, ये लोगो किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद लोगो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी का है ना, नबार्ड का है। ये सारे आपने देखा लोगो। ऑलरेडी यहीं से एक सवाल होता है, लोगों से ही सवाल होता है। कभी कभी बैंक एग्जामिनेशन में जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहां से लोगो और पंचलाइन इससे भी सवाल होता है। कोई भी कंपनी का पंचलाइन दे देगा, बोलेगा ये कौन से कंपनी का पंचलाइन है, ये भी एक बैंक में अपने आप में क्वेश्चन है। तो तैयारी हमारी शुरुआत अभी से ही हो गई, आप डिफरेंट लोगों को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। हम लोग आएंगे क्या यहाँ पे कि क्या एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा, क्या स्टडी प्लान होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बुक्स होंगे, क्या कटअप होगा। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले 2024 में जो बैंक एग्जामिनेशन है उसका कैलेंडर शेड्यूल क्या मिला है, किस तरह से हम लोग उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। ध्यान से देखना है हम लोग को। वी विल सी योर सिलेबस, हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखेंगे और उन सिलेबस पे बात करेंगे। क्या हमारा जो 24 का एग्जामिनेशन है उस 24 के एग्जामिनेशन में शेड्यूल क्या है। तो जनवरी में आईबीपीएस ने अपना एक शेड्यूल दिया कि मई टू जून हम लोग वैकेंसी देंगे, फिर जुलाई से अगस्त में वैकेंसी होगी, सितंबर में वैकेंसी होगी, अक्टूबर में वैकेंसी होगी, नवंबर दिसंबर में वैकेंसी होगी। तो ये जो वैकेंसीज आएंगी, जो आएगा, तो वहां पे क्या है समझना है चीजों को। वैकेंसी आने और एग्जाम पूरा खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का प्रोसेस होता है। सिर्फ 3 महीना में सारा रिजल्ट क्लियर होता है। और इंडिया की एक यही वैकेंसी है जो बिल्कुल पंक्चुअल राइट समय में आती है और राइट समय एग्जाम होता है और राइट समय में रिजल्ट होता है। यही एक वैकेंसी है जिसमें क्या है, इन सारे चीजें एकदम बिल्कुल कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ये चलता आ रहा है ना। हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस की, वी विल टॉक अबाउट आईबीपीएस। हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस की। आईबीपीएस का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं, एनीबॉडी, किसी को पता है आईबीपीएस का फुल फॉर्म? आईबीपीएस, आईबीपीएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग एंड सिलेक्शन। ये एक कंपनी है जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन लेती है। इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन लेती है, इस तरह से एलआईसी एग्जामिनेशन लेती है। एलआईसी भी जो है वो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर नहीं है। जो सिलेबस बैंक का है वही सिलेबस एलआईसी का है, सिलेबस जो बैंक का है वही सिलेबस कहाँ है, एलआईसी का है। दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, मॉड्यूल क्या होगा, किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आईबीपीएस की। आईबीपीएस जो है एक इंस्टीट्यूट है जो कि बैंकिंग का सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब इस आईबीपीएस के बारे में बात करें, 2 तरह की वैकेंसी आती है यहाँ पे, क्लर्क और पीओ। क्लर्क की वैकेंसी आएगी और पीओ की वैकेंसी आएगी, ठीक है। एक आता है एसओ,
स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी होती है, जो कि वो लोग भर सकते हैं जो डिफरेंट सेक्टर में अलग से, जैसे मान लो कोई एमबीए किया हुआ है, कोई एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए एसओ की वैकेंसी आती है। यदि हम लोग क्लर्क की बात करें, पीओ की बात करें, इसके बाद इसमें आता है आरआरबी। आरआरबी भी आईबीपीएस के अंदर ही आता है, रीजनल रूरल बैंक। आपने नाम सुना होगा झारखंड ग्रामीण बैंक, आपने नाम सुना होगा पंजाब ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक। तो ये होता है आरआरबी। आरआरबी में भी दो चीज होते हैं, एक होता है क्लर्क और दूसरा होता है पीओ। एक क्लर्क और दूसरा पीओ, समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे प्रिपरेशन जो आप स्टार्ट करते हो तो आप प्री को लेकर तैयारी करते हो। जो भी एग्जामिनेशन देख रहे हैं इसमें क्या होगा, प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो प्री को लेकर तैयारी करते हैं और उनको लगता है कि एक महीना पढ़ लेंगे प्री का रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज, वो सच नहीं है। ये बातें बिल्कुल झूठ है कि एक महीने तैयारी की प्री का रिजल्ट आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या समझना है थोड़ा सा, आईबीपीएस कैलेंडर ही आपको समझा देगा कि किस तरीके से तैयारी करना है। यदि आप प्री को लेकर तैयारी करते हो तो बैक टू बैक आपका प्री के एग्जामिनेशन, जैसे सपोज हम लोग बात करें मई के समय में आईबीपीएस क्लर्क आ गया, अब आईबीपीएस क्लर्क आ गया, प्री का आपने एग्जाम दिया, फिर जून में मान के चलो कि आरआरबी क्लर्क आ गया, उसका प्री का एग्जामिनेशन दिया, तो मेंस की तैयारी तो आपने किया ही नहीं। क्या आपने मेंस की तैयारी किया? मेंस की तैयारी नहीं किया। अब जब मेंस की तैयारी नहीं किया, प्री क्वालिफाइड, आपका रिजल्ट क्या है, प्री में आप पास कर गए, मेंस की तैयारी नहीं है, आपको भी पता है कि रिजल्ट हमारा नहीं आने वाला। रिजल्ट कब कहते हैं? जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्ट आ गया। जब फाइनल सिलेक्शन होगा तभी क्या होगा, वो रिजल्ट हमारा कंप्लीटली आएगा। अब बात कर रहे हम लोग क्या कि प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ प्री एंड सिलेबस ऑफ मेंस। प्री का सिलेबस क्या कहता है और मेंस का सिलेबस क्या कहता है। प्री और मेंस, बेसिकली हम लोग प्री की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीन चीज आते हैं प्री में, मैथ्स का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। मेंस की बात करें यहाँ पे तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और एक नया वर्ड आ जाता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है स्टैटिक, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस मतलब आप अपने सोसाइटी के बारे में, आप पूरे वर्ल्ड के बारे में, आप पूरे इंडिया के बारे में कितने अवेयर हैं, नाम ही है जनरल अवेयरनेस। अवेयर कितने, इससे सवाल यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैथ, इंग्लिश, यहाँ रीजनिंग है और यहाँ भी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है। क्या प्री में ये दोनों चीज, प्री और मेंस दोनों चीज कॉमन है? क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग दोनों कॉमन है। अंतर किसका है? अंतर सिर्फ जीए का है। जीए मतलब करंट अफेयर्स, प्रीवियस 6 महीना करंट अफेयर्स पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन उससे आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर भी आपको पढ़ना होगा, स्टैटिक पोर्शन पे काम करना होगा। स्टैटिक पोर्शन मतलब कह सकते हैं जिसको हम लोग बुक ऑथर हो गया, दिन दिवस हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया, ये सारे चीजों पे हम लोग को बात करना होगा। तैयारी शुरू कैसे करनी है? तो आपको एक बात क्लियर हो गया कि सर प्री से तैयारी शुरू नहीं करनी है। तैयारी कहां शुरू करनी है? मेंस से। मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके के आते हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है, किन तरीकों से हम लोग को एग्जामिनेशन देना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको 3 काम करना होता है ना। कोई भी एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको 3 काम करना होता है और उन 3 कामों में आपको सबसे जरूरी काम जो आपके पास है वो ये करना होता है। 3 काम, कोई भी एग्जामिनेशन 3 काम। सबसे पहला काम, स्टडी द होल सिलेबस। पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पूरे सिलेबस को अच्छे से मान के चलो कि सपोज हम बात करते हैं कि मैथ्स में मान लो 24 टॉपिक है किसी एक बैंक के एग्जामिनेशन में या इवन और किसी भी एग्जामिनेशन में। अब इस आपको करना क्या है कि आपको इन 24 टॉपिक को, जो भी आपके टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये 24 जो टॉपिक है, इन 24 टॉपिक को आपको बिल्कुल इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको उसमें से कोई सवाल ना छूटे। आप 24 टॉपिक पढ़ लिए। अब 24 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, उस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर बनाना है। क्या बनाना है? प्रीवियस ईयर पेपर बनाना है। और प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन बना रहे हो तो छूट जा रहा है, किस में हमको और मेहनत करना है। इन सारे चीजों पे आपको काम करना होगा।
तीसरा काम करना है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आपका ये पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है ना। और उसके बाद चौथा, उसके बाद जाके एग्जाम दे देना है। यदि ये 3 काम बहुत अच्छे से किए होगे और तीनों काम अच्छे से कर लोगे तो ये चौथा काम एग्जाम दोगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और अच्छे से नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर बात है। ये 3 ही काम आपको बढ़िया से करना। पहला काम क्या करना है, स्टडी द सिलेबस। दूसरा काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। तीसरा काम क्या करना है, मॉक लगाना है। उसके बाद फाइनली क्या देना है, एग्जाम देना है। तो ये 3 काम आपको याद रहेगा। कौन कौन सा काम, पहला काम क्या करना है, स्टडी द सिलेबस, सिलेबस को पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। तीसरा काम क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद फिर एग्जाम दे देना। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्या कि बैंक में जो है हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये होता है किस किस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, क्या किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो हमारा होगा IBPS। IBPS का फुल फॉर्म मैंने जस्ट बताया अभी। IBPS में क्या होता है, एक हमारा क्लर्क, और ये क्लर्क किसके लिए, जितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन नेशनलाइज्ड बैंक की क्लर्क की परीक्षा कौन लेता है, IBPS। क्लर्क के बाद क्या होगा हमारा PO। ठीक है। इसी IBPS के अंदर आता है RRB, रीजनल रूरल बैंक आएगा, है ना। अब रीजनल रूरल बैंक में भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, क्लर्क होगा, और यहाँ पे क्या होगा, PO होगा। उसके बाद IBPS से लेता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन। कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई MBA किया हुआ है, कोई एग्रीकल्चर से मान के चलो ग्रेजुएशन किया है, वो इस फॉर्म को बड़ा आसानी से फिलअप कर सकता है। ठीक है। दूसरी जो बात करेंगे वो हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंचलाइन याद है सभी को, लंच के बाद आना, यही ना होता है। स्टेट बैंक में यदि जाते हो तो क्या बोला है, तो कोई काम हो लंच के बाद आइएगा, और बहुत देर वहां पे आपको खड़ा होना होता है ना। लेकिन स्टेट बैंक में जॉब करना, स्टेट बैंक में क्या है, सभी लोग जॉब करना चाहते हैं। स्टेट बैंक पता है ना, यदि आपकी 2 बैंक में चुनना पड़े, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक, जॉब किसमें करोगे, किसमें करोगे, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब सब लोग करना चाहते हैं। तो स्टेट बैंक में कितने वैकेंसी आती है, 2। एक क्या हमारा होगा क्लर्क, और दूसरा हमारा क्या होगा PO। तो ये हमारा किसका हो गया, स्टेट बैंक का। उसके बाद आएगा हमारा RBI। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक लाइन याद रखना, पंच लाइन यहाँ पे, कि RBI इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स, मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये जब बैंक को पैसा घटता है ना, ये जितने ही बैंक हमारे, ये जितने भी एग्जामिनेशन होती है, बैंक के कैनरा बैंक, ये सारे जो बैंक नेशनलाइज्ड हैं, इन नेशनलाइज्ड बैंक को जब पैसा घटता है तो किससे लेते हैं, बैंकिंग का पॉलिसी कौन बनाता है, कौन, RBI बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में एक सवाल आया था 2008 में, क्या पूछा गया था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वहां पे क्या पहला ऑप्शन दिया था स्टेट बैंक। लोगों को क्या लगा, अच्छा स्टेट बैंक का एग्जाम दे रहा है, टिक करके आ जाओ, गलत था। आंसर क्या होगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, वो बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट ये पूरा पढ़ना है आपको। जब बैंकिंग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा ये पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे आपके इसी से होंगे। उसके बाद आता है LIC। LIC पता है सभी को, LIC में भी जॉब होता है ना। LIC में भी जॉब होता है, 2 पोस्ट यहां भी होते हैं, और उन 2 पोस्ट का सिलेबस जो होता है वो सारे बैंक के सिलेबस से मैच करता है। अब मैं छोटा सा एक बात आपको कहूंगा, ये जितना भी अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, ये जो भी अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने, ये अपॉर्चुनिटीज के लगभग 80% सिलेबस मैच करते हैं। सिलेबस एक जैसा होता है, बहुत अंतर नहीं होता है। तो आप इन सभी का प्रिपरेशन चाहो तो एक साथ कर सकते हो। फिर मैं आगे चल के किसी वीडियो में बताऊंगा डिफरेंट एग्जामिनेशन, जैसे मैं सिर्फ IBPS के लिए वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बनाऊंगा, सिर्फ RBI के बनाऊंगा, सिर्फ LIC के लिए बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये किसके लिए, ओवरऑल कॉमन एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, IBPS हो गया, SBI हो गया, RBI हो गया, LIC हो गया, और इधर SO की बात कर RRB हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इन सबका सिलेबस की। व्हाट इज द सिलेबस। अपॉर्चुनिटी आप देख लिए, फिर मैं बताऊंगा सिलेबस क्या होता है, फिर मैं बताऊं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते।
दूसरा हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हम लोग कैसे स्टार्ट करें यहाँ पे बैंक एग्जामिनेशन की। तो मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया कि प्री की तैयारी नहीं सोचना, आपको किसकी तैयारी करनी है, मेंस की। तो तैयारी कहां से शुरू होगा, मेंस से तैयारी शुरू होगा, ठीक है। मेंस से तैयारी करोगे तो मेंस में क्या होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, और कंप्यूटर दैट इज थ्योरी, आपसे नहीं बोला जाएगा कंप्यूटर में बैठ के इतना टाइपिंग कर दो, वो हमारा होता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीए होता है ना। यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीए हुआ कहाँ, मेंस में। तो तैयारी कहाँ शुरू करनी है, मेंस से। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स है ना, मैथ्स सबसे आसान टॉपिक। अभी कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं ना मेरे ऊपर, क्या बोल रहे हैं सर, मैथ्स आसान, मैथ्स सबसे आसान टॉपिक है। क्यों, मैं बार बार डिस्कस करता हूं, जो आप बना रहे हैं सामने दिख रहा है, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, यही ना है। लेकिन जीए में क्या, रटे हैं तो ठीक है, नहीं रटे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि 2-4 लाइन बनाओगे तो आपका आंसर आ जाए, लेकिन जनरल अवेयरनेस या जीएस में क्या है कि रटे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रटे हो तो कोई बात नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश, और फिर बात करेंगे हम लोग रीजनिंग। इंग्लिश की बात करें, सभी को पता है, डिटेल सिलेबस में नहीं बता रहा हूं, मैं छोटा सिलेबस बता रहा हूं कि ऐसा होता है। इंग्लिश डिटेल सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंग्लिश आता है, सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ड का पावर होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सारे चीज कहां आते हैं, वो किसमें आएंगे, इंग्लिश में। रीजनिंग ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, तो रीजनिंग एक बड़ा चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए। अब रीजनिंग क्या है समझिएगा, रीजनिंग बैंक के रीजनिंग को एक स्टैंडर्ड रीजनिंग माना जाता है। जो भी विद्यार्थी एसएससी का रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको बैंक का रीजनिंग पढ़ने के लिए एसएससी के रीजनिंग को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे लेवल को आपको ऊंचा कर देना है। जैसे कि मान के चलो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि आप बेसिक लेवल जो आते हैं वो एसएससी में आते हैं, लेकिन बैंक में उसी का हायर लेवल आएगा, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट जो पढ़ रहे हो तो एसएससी में क्या होता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर आता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें बैंक की, तो बैंक में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, कोई उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, कोई मुंह फुला के बैठा हुआ है, ऐसा करे क्वेश्चन होगा। ये कहाँ होगा, किसमें, बैंकिंग में। जीए की बात करें तो जीए का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीए में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, आप पूरे वर्ल्ड के बारे में कितने अवेयर है उससे क्वेश्चन आएंगे। सपोज इट हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, मान लो रसिया जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो रसिया जाएंगे तो कुछ कुछ बातें होंगी, घूमने के लिए तो नहीं जाएंगे, वहां चाय पीने तो नहीं जाएंगे पुतिन साहब के पास, वहां कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ हस्ताक्षर होगा, कहीं ना कहीं कहीं एमओयू साइन होगा। उन सारे चीजों को आपको दिमाग में रखना है। अब बात करें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, तो वही करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर उठाए और पढ़ लिए क्या कि करंट लगने से भैंस की मौत, या फिर 2 बच्चों की मां प्रेमी साथ फरार, ऐसा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में कौन सा पेज नहीं पढ़ना है ये आपको हटा देना है, कौन सा पेज पढ़ना है। स्पोर्ट्स का पेज आपको पढ़ना होगा, एडिटोरियल पढ़ना होगा। यदि द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल है आपके पास, उसका एडिटोरियल पढ़िए, वहीं से करंट अफेयर्स आएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या नहीं पढ़ना है उसको साइड करना है, क्या पढ़ना है उस पर बात करना है। तो ये हमारा लगभग हम लोग बात करें मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की, ये मेंस का होता है। और मेंस की जब तैयारी करोगे तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और प्री का तैयारी डिपेंड करता है आपके स्पीड पे। ओवरऑल क्या है, 2 चीजों पे आपको काम करना होगा, एक्यूरेसी और स्पीड। यदि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों यदि आपके पास आ गया तो आपको पता होगा बैंक का एग्जाम निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, एकदम 100% आपका रिजल्ट आएगा। मुझे ये बात पता है और मैंने अभी तक यही देखा है। आर्यन अग्रवाल जो आप से मिलाया था मैंने कुछ बच्चों को, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला पीओ और केनरा बैंक में वो पोस्टेड है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और दिया, और 21 साल की उम्र में वो लड़का पीओ बना, पहला अटेम्प्ट था उसका।
तो आप भी मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं होगा। और तैयारी करने में कितना लगा, सिर्फ उसको 8 से 9 महीना, 8 से 9 महीना में वो पीओ बन गया। और जो लड़का 21 साल में यदि पीओ बन गया, सोचो प्रमोशन कितना जल्दी जल्दी होगा, है ना। तो हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसमें हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जामिनेशन, और प्रिपरेशन कैसे करना है हम लोग को, मेन से, प्री से नहीं करना है। जब प्री का एग्जामिनेशन आएगा तो प्री का मॉक टेस्ट लगा लेंगे, और प्री का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली निकलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिलेबस प्री एग्जाम का। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस प्री के एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो प्री में की बात करें हम लोग यहां पे, तो प्री में क्या क्या होता है बताइए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। और आरआरबी के एग्जामिनेशन दोगे तो वह इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहता है। और मेरा मानना है कि जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो हिंदी तो ना ही पढ़ेगा, और नहीं पढ़े ज्यादा अच्छा होगा, वो इंग्लिश ही करे ज्यादा बढ़िया है। तो आरआरबी के एग्जामिनेशन में हिंदी का ऑप्शन होता है, वहां बच्चा चाहे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक दे सकता है। मैथ्स की बात करें सिलेबस में, तो ओवरऑल सिलेबस कॉमन है, जो आपने अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक का सिलेबस कॉमन है। एक नया चीज आएगा यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या होगा, डीआई, डाटा इंटरप्रेशन। और बैंक की मैथ्स की बात करें तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। सिचुएशन प्रॉब्लम का मतलब होता है एक केस दे देगा। डीआई में एक पोर्शन है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई क्या कहता है, 2-3 आपको केस दे देगा, उस केस को स्टडी करिए, उससे डीआई बनेगा और उस डीआई से आप आंसर करोगे। और डीआई आप तभी पर कर पाओगे जब अर्थमेटिक के आपके सारे सिलेबस कंप्लीट है। अर्थमेटिक के सारे सिलेबस जब कंप्लीट होंगे ना तभी आप डीआई कर पाओगे, क्योंकि डीआई पढ़ने के लिए परसेंटेज चाहिए, डीआई पढ़ने के लिए रेशियो चाहिए, डीआई पढ़ने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, डीआई पढ़ने के लिए एवरेज चाहिए, डीआई पढ़ने के लिए टाइम एंड वर्क चाहिए। तो डीआई पढ़ने के लिए सारी चीजों का जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं अर्थमेटिक कमांड है। सबसे ज्यादा डीआई पूछा जाने वाला एग्जामिनेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा डीआई के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या था प्री का। मैथ्स की बात करें हम लोग, इंग्लिश की बात करें, डिटेल सिलेबस में बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है, और सभी में स्कोर करना है, सारे में स्कोर करना है, जितने भी एग्जामिनेशन सब में स्कोर करना है। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ होप इंस्टीट्यूट के बच्चों के बीच नहीं है, आपका कंपटीशन हजारीबाग के बच्चों के बीच नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे झारखंड के बच्चों के बीच नहीं है, आपका कंपटीशन पैन इंडिया पे है, ऑल ओवर इंडिया पे। आप एक सिंपल ग्रेजुएट, आपका कंपटीशन सिंपल ग्रेजुएट के बीच नहीं है। यहां पे वो भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिन्होंने एमबीए किया है, यहां पे वो भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिन्होंने बीटेक किया है, यहां पे वो भी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे डिग्री लेके बैठे हुए हैं। और कोई बंदा यदि एमबीए कर रहा है तो कैट का प्रिपरेशन किया होगा, और कैट का प्रिपरेशन किया होगा तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ा होगा। तो जहां से तैयारी आपकी खत्म हो रही है वहां से उनकी तैयारी शुरू हो रही है। तो मेहनत कितना है सोच लीजिए, टफ नहीं है, आसान चीज है। कांस्टेंट यदि पढ़ाई करोगे, रेगुलर में 4 से 5 घंटा यदि आप देते हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बैंक में ऑफिसर रहोगे आप। आगे बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का सिलेबस की बात करें, यहां पे वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस से आता है, स्टैंडर्ड रूप में आपको पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस के बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे सिलेबस मेंस एग्जाम हम लोग देख लिए हैं। प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, हम लोग यहां डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। और मैं क्लास में ये बात बार बार बोलता हूं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर इज द मिरर ऑफ एनी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिरर है, वो आपको दिखाता है कि ऐसे ऐसे चीज पहले पूछे गए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा उसमें डेटा बदल के, थोड़ा सा चीजों को बदल के, कुछ नया टाइप उसमें ऐड करके उसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट बनाना है आपको, सभी के पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। यदि प्रीवियस ईयर का बुक आपके पास नहीं है इसका मतलब तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो कि पहले क्या हुआ था। तो प्रीवियस ईयर का बुक सभी के पास होना चाहिए। एवरीबॉडी हैज प्रीवियस ईयर बुक, सभी के पास, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो पीओ का, जिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो, चाहे रेलवे का करते हो, चाहे एसएससी का करते हो, चाहे वो बैंक का करते हो, चाहे झारखंड का कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर इज द मिरर फॉर एनी एग्जामिनेशन। नॉर्मल और ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पढ़ते देखते हो, अच्छा ये वाला आ गया है तो ये वाला नहीं आएगा, यही ना करते हैं। और VBU से जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनको तो पता होता है, और ये वाला आ गया है थ्योरम तो ये वाला थ्योरम नहीं आएगा, इस साल ऐसा आएगा। कभी कभी VBU भी तेज बन जाता है, जो दिया है वही पूछ देता है, सब उल्टा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस हमने देखा, क्या इंपॉर्टेंस है, उस प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा प्रैक्टिस करना है। यदि हम लोग बात करें कि 2024 में एग्जामिनेशन देने हैं तो 2015-16 के बाद से जितने क्वेश्चन आए हैं उतना को 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, खासकर मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में, तो दैट इज मोर देन एनफ। वो जरूरत से ज्यादा है, उतना करो तो सही। तो प्रीवियस ईयर पेपर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन में, बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आप नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद कट ऑफ मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे यहां पे कट ऑफ मार्क्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कट ऑफ क्या जाता है। यदि कट ऑफ की बात हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो पहले मैं बात करूं क्लर्क की। क्लर्क की बात करें, यदि पीटी की बात करें कट ऑफ का, तो लगभग 80 to 90। अब जो 2023 में और 22 में एग्जामिनेशन हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उसमें प्री का कट ऑफ 80 to 90 जाता है। 100 क्वेश्चन में 80 मार्क्स, सभी में निगेटिव मार्किंग है 1/4। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। तो ये मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं, क्लर्क का कट ऑफ 80 to 90%। कितने सवाल है मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, 80 to 90% आपको कट ऑफ जाता है, और उस कट ऑफ को आपको यदि क्लियर करना है तो तैयारी कैसी होगी ये मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। प्री के बाद मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, मेंस कट ऑफ 70 to 80। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, समझिए ऐसा क्यों होता है। इसमें क्या होता है कि सभी लोग जो भी फॉर्म भरा सब एग्जाम देगा, गधा, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, इंसान, लड़का, लड़की, सब जो फॉर्म भर दिया एग्जाम देगा। समझ रहा हो ना? यहां पे क्या होता है, इससे जो छट के आते हैं वो एग्जामिनेशन देते हैं, क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाया जाता है यहां पे, क्योंकि यहां पे फाइनल सिलेक्शन की बात होती है, और क्लर्क के एग्जामिनेशन में कोई इंटरव्यू नहीं होता। इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लर्क देयर इज नो इंटरव्यू। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, उसके बाद जितने भी क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन है सभी से इंटरव्यू को हटा दिया गया। पहले इंटरव्यू था, क्लर्क के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता। किसके लिए? क्लर्क के लिए। तो यहां पे 70 to 80 यदि इतना क्लियर करते हो, मेंस का मार्क्स उतना क्लियर करते हो, यू आर इन द जॉब, आप जॉब में होगे प्री और मेंस को क्लियर करने के बाद। बाकी आगे कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद होगा डीवी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए सब कुछ सही है, बैंक में जाकर आराम से कैश काउंटर बैठिए, पैसा गिनिए, अपना नहीं दूसरे का, वो अपना पैसा नहीं होता। यदि कोई कैश काउंटर में बैठा हुआ दिन भर में 50 लाख 60 लाख तो गिन लेता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं है। नए नए लड़के जो ज्वाइन करते हैं बैंक में, हमारे स्टूडेंट, उनसे मैं कहीं बात करता हूँ, सैलरी आया? तो नहीं सर। हमने कहा है भाई सैलरी क्यों नहीं आया तुम्हारा? सर कैश गिन रहे थे ना तो गड़बड़ हो, किसी को ज्यादा दे दिए तो पैसा कट गया। तो शुरू में तो गिनने का आदत नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो गड़बड़ तो ऐसा होगा स्टार्टिंग में। 2-3 महीने बाद सैलरी बोलता हाँ सर ठीक ठाक आ रहा है। अब मशीन से, बिल्कुल सही बात बोले आपने, मशीन से गिना जाता है, कुछ हाथ से भी गिनना पड़ता है। जो नोट खराब मशीन नहीं लेता है तो कभी कभी गड़बड़ होता है। चेक में भरा कोई 50,000, मशीन से ठीक है, उसको मेरे दिमाग में 60,000, हम उसको 60,000 दे दिए। सैलरी कितना है? 22-23,000, 10,000 गया, कट के सैलरी आएगा। तो बैंक में पैसा गिनने में तो बहुत मजा आता है, अपना पैसा हो ज्यादा मजा आता है, वो तो बैंक में कस्टमर का पैसा होता है। तो ये था क्लर्क का, ये कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप यू विल गेट द जॉब। अब कट ऑफ ही क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि सर नहीं हम पूरा 100% नंबर लाएंगे।
तो 100% नंबर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं मोदी जी बोलेंगे क्लर्क में 100 नंबर लाए हैं, आप अच्छा हम हट इस्तीफा देते हैं, आप आइए प्रधानमंत्री बन जाइए, ऐसा नहीं है। कट ऑफ क्लियर करना है और कुछ भी नहीं। यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हो यू विल गेट द जॉब, और फाइनल रिजल्ट क्या है, जॉब ही चाहिए ना, जॉब चाहिए ना। ऐसा तो नहीं किसी को नहीं हमको ये सब पूरा पढ़ के पूरा ज्ञान ले लेना है और इस ज्ञान को शाम में 4 बजे झंडा चौक पर खड़ा होकर बांटना है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं ना है, तो फिर पागल में गिनती आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या था, क्लर्क का। अब बात करते हैं पीओ के कट ऑफ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर। पीओ के कट ऑफ की बात करें हम लोग यहाँ पे, प्री के कट ऑफ की बात करें हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि प्री भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्री में यदि आप 70 से 75 नंबर लाते हो यू विल गेट द क्वालिफाई। आप 70 से 75 नंबर लाते हो, 2023 का कट ऑफ देख लो, 22 का देख लो, 21 का देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा 70 से 75 नंबर लाते हो आप पीओ जो है क्वालिफाई कर जाएगा, प्री क्वालिफाई। और मैंने अभी जस्ट बताया कि प्री में सब लोग देते हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो गए वो देंगे, है ना, जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो देंगे, या फिर सेमेस्टर 6 में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी भर सकते हैं, एग्जाम होने तक रिजल्ट उनका आ जाना चाहिए। बात करते हैं मेंस कट ऑफ की। मेंस कट ऑफ की 60 से 70। प्री और मेंस कट ऑफ हमेशा डिफरेंस होता है 10% का। प्री और मेंस के कट ऑफ में हमेशा कितने परसेंट का डिफरेंस होता है, 10%। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10%। 10% का हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप 60 से 70 नंबर लाते हो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। जिसका इंटरव्यू बढ़िया नहीं है, समझिए बात को, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझिए। जिसका इंटरव्यू में किसी को फेल नहीं किया जाता है, सभी को पास कर दिया जाता है, आप जाकर इंटरव्यू में बैठ गए तो आपको पास कर दिया जाएगा। इंटरव्यू कभी इसलिए नहीं लिया जाता कि आपके नॉलेज को चेक करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये बंदा प्री और मेंस दे के आया है, तो बंदा तेज तो है, दिमाग का कमी नहीं है इसके पास। इंटरव्यू में चेक किया है तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका पेशेंस। यदि आप लगभग 80% जब आप इंटरव्यू में सॉरी सर बोलते हो तो भी आपको फुल में फुल नंबर आ सकता है, क्योंकि आपने जो सॉरी सर बोला कि यानी मुझे नहीं पता है, वो कितना कॉन्फिडेंस से बोला आपने, ये बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में यदि आपको नहीं पता है आंसर और कितना कॉन्फिडेंस के बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दैट, ये बहुत मैटर करता है। और गलत जवाब दोगे तो आपका 100 में से यदि 20 भी आता होगा उसको 0 कर दिया जाएगा। गलत जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो बैठा हुआ है इंटरव्यू ले लेना, वो वही सवाल पूछेगा जिसका आंसर उसको पता है। हो सकता है कि आपसे कम नॉलेज वाला बंदा बैठा हुआ, लेकिन वो वही पूछेगा जो वो जानता है। वो नहीं जानता है क्यों पूछेगा। और इंटरव्यू जब आप प्री और मेंस जब निकाल लोगे तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम लोग खुद कराएंगे। वो सारा 3-4 मॉक इंटरव्यू लेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद कहां आप गलती कर रहे हैं, किस जगह पे आप लैग कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहां कम जा रहा है, वो बताएंगे और उसको ठीक करेंगे। इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है, वो हम लोग हैं आपके साथ। सिर्फ प्री और मेंस तो निकालो, 1 सप्ताह का समय चाहिए, निकल जाएगा इंटरव्यू, बहुत बड़ा काम नहीं है। आर्यन अग्रवाल का 4 मॉक इंटरव्यू लिए थे हम लोग, 2 रिकॉर्ड किए थे और हम लोगों ने बताया, उसको सजेशन दिया। आप देखेंगे वो सारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है और वो रिजल्ट उसका आया। तो इंटरव्यू का टेंशन आपको नहीं लेना, वो हम लोग करा लेंगे। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में। तो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है उनको मेंस में कहीं ना कहीं अच्छा 10 नंबर प्लस लाना होगा, क्योंकि यहां पे जो इंटरव्यू का मार्क्स यदि कम आता है तो यही ना बैकअप करेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है वो मेंस और इंटरव्यू को लेके बनता है। कहां बनेगा, मेंस और इंटरव्यू को लेके। समझ में आ रहा है ना। यदि इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाते हो तो बल्ले बल्ले, थोड़ा इधर कम भी आए तो काम चल गया। जिनका इंटरव्यू पोर्शन बढ़िया है, बहुत अच्छा बात करते हैं,
यहां खड़ा होकर बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा 2-4 नंबर कम भी है इधर तो मेकअप कर। तो ये था हमारा कट ऑफ प्री और मेंस एग्जामिनेशन का। अब आगे हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बाद जो हमारा है करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज से करंट अफेयर्स कहां से पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब एग्जामिनेशन है उसके 5 महीना पहले के जितने भी करंट इवेंट हैं, उस करंट इवेंट को अच्छे से पढ़ोगे। जितने हमारे इंडिया से संबंधित चीजें हैं, यदि बीच में कोई ओलंपिक हुआ है, कोई गेम्स है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई बुक है, कोई ऑथर बुक लिख रहा है, कोई इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, अपने प्राइम मिनिस्टर का, कोई बाहर से प्राइम मिनिस्टर यहां आते हैं, एक बड़ा कंटेंट है। मैं ये कंटेंट पूरा आपको दे दूंगा, बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारा बताऊंगा। इसको पढ़ लोगे दैट इज मोर देन एनफ। और इसके लिए बेस्ट 2-3 सोर्स है। यदि आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़िए, मैं मना नहीं करूंगा। कोशिश करिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का, उससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग भी होगा। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़िए, आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लीजिए मंडे का, और मंडे टू सैटरडे में उसको पूरा पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, जो वर्ड्स नहीं आता उसको डिक्शनरी में पढ़िए। मैगजीन पढ़िए, और सबसे अच्छा एक बुक आता है करंट इवेंट्स पढ़ने के लिए, स्पेशल इश्यू ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। हर 6 महीना पर आता है वो, उस बुक को लीजिए, स्पेशल इश्यू ऑफ प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स का। वहां पे बैंकिंग इकोनॉमिक्स के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, करंट इवेंट्स मिल जाएगा। तो जीए के लिए दैट बुक इज मोर देन एनफ। पूरा प्रतियोगिता दर्पण आपको नहीं पढ़ना है, एक अलग से बुक आता है इकोनॉमिक्स का, स्पेशल इश्यू ऑफ प्रतियोगिता दर्पण। उसमें जितने भी करंट इवेंट है वो सारे आपको मिल जाएंगे। हर 6 महीना में आता है, एक बार जून के महीने में, एक बार दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के जो महीने में आया है वो मिलेगा मार्केट में। 24 में एग्जाम देना है तो उसको पर्चे ज्यादा नहीं, 150-200 प्राइस है। तो ये यहां से पढ़ेंगे हम लोग करंट अफेयर्स। अब मैं आगे बात करता हूं करंट अफेयर्स के बाद, व्हाट शुड बी एन आइडियल स्टडी प्लान। एक आइडियल स्टडी प्लान क्या होगा, गौर से सुनना है सभी को। आइडियल स्टडी प्लान यही होगा कि प्रिपरेशन आप मेंस के साथ शुरू करें, प्रिपेयर मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। जो सिलेबस आपको पता है, जो सिलेबस आपको पता है, और यदि नहीं पता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, वो है ना, आप लोग देख लेंगे। तो सिलेबस पता है तो सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़िए। जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स से मान लो एवरेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इससे यदि ये सिलेबस दिए हुए 4-5 मैंने बताया, तो एवरेज को ही ऐसे पढ़ो ना, एवरेज चैप्टर को ऐसे पढ़ लो कि बाकी का नहीं पता, लेकिन एवरेज से सवाल आए तो ना छूटे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा थोड़ा सब पढ़ने से अच्छा है एक को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बहुत लोग क्या करते, थोड़ा सा एवरेज पढ़ लिए, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, तो नंबर भी थोड़ा थोड़ा ही आएगा, पूरा तो नहीं आएगा। तब जो चैप्टर को उठाओ उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो कि एग्जामिनेशन इंडिया का किसी का हो, छूटना नहीं चाहिए वो सवाल। समझ में आ रहा है? तो मेंस की तैयारी शुरू करनी है और प्री को साथ में लेके चलना है, और एक एक सिलेबस को, पूरे एक चैप्टर को अच्छे से करना है। और हम लोग उसी मोटिव पे ही काम कर रहे हैं। अभी जो पुराने क्लास में जो पढ़े होंगे आप, तो एक चैप्टर मैंने उठाया, उससे सारे सवाल लगभग करा दिए, उससे बाहर सवाल नहीं होगा।
क्योंकि सवाल कोई नया बनता थोड़ी ना है, टेक्निक नया बनता है, बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और छोटे छोटे सवालों को आप जल्दी करोगे जल्दी में तो बड़ा सवाल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसी तरह से सेम काम आपको मैथ्स में मैंने बताया उस तरह से रीजनिंग में करनी है। रीजनिंग में मान लो अल्फाबेट शुरू किए, अल्फाबेट को बढ़िया से पढ़ो और सिलेबस में जितने कुछ दिए गए हैं वो सारे चैप्टर को एक एक करके सारा खत्म करो पहले। साथ में प्रीवियस ईयर लगाते हो, प्रीवियस ईयर लगाओगे आप एवरेज पढ़े हो, एवरेज से मान लो एक क्वेश्चन नहीं बना प्रीवियस ईयर का, थोड़ा फिर से रिवीजन कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे ना। इन सारे चीजों पे काम करना है। तो ये प्रिपरेशन प्लान एंड स्ट्रैटेजी होगी। मेंस की तैयारी शुरू करनी है और मेंस से आपको पढ़ना है धीरे धीरे आगे, एक एक चीज पढ़ लेना है, हर तरह के सवालों को बना लेना है, एवरी क्वेश्चंस बनेंगे और आपको करना है इन सारे तरह के। तो 24 में कितने लोग हमेशा अपीयर हो रहे हैं? हाथ उठाइए एक बार। अरे हाथ पूरा ऊपर उठा, दिख नहीं रहा है, ऐसे कर रहा तो क्या दिखेगा? इतने लोग, चलो हाथ नीचे करो। तो 24 में ये लोग बैंक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और समय नहीं है, समय बिल्कुल कम है, हम लोग सिलेबस को थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे ताकि सारा सिलेबस खत्म कर पाए और तैयारी ऐसे ही होगी। इसके बाद जो मैंने बातें बताया आप सुन रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए। एनीबडी, किसी का सवाल? कोई बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, होप इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है दैट इज मोर देन इनफ। क्या? इंग्लिश का बुक? कोई बुक की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और कुछ मत लीजिए, बाकी हमारे पास सारा कुछ है, आपको जरूरत नहीं है उसका। यदि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो ऑफिस से मिले, बता दूंगा कौन सा बुक लेना है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएस, बैंकिंग में जीएस तो पढ़ना ही नहीं है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, स्पेशल इश्यू ऑफ प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। उसमें हिस्ट्री ऑफ बैंक सब कुछ दिया हुआ है उस बुक में, कंप्लीट बुक आपको वो मिल जाएगा। 200 प्राइस है, उसको लीजिए, आराम से कर सकते हैं, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आप। एनीबडी और कोई सवाल? तो इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, मतलब हम लोग कराएंगे, आप लोग करेंगे, है ना। और 2024 में प्रण करना है कि एग्जाम में रिजल्ट आना चाहिए और बैंक का आएगा, बशर्ते आप कंटिन्यूअस स्टडी, कंटिन्यूअस प्लानिंग, कंटिन्यूअस आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया हो तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। बैंक में पता है सीट कम आता है, लेकिन रिजल्ट उसी में लाना है, आपको अपना एक सीट सिक्योर करना है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। तो मैं डिटेल सिलेबस आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे। बैंकिंग वाले विद्यार्थी जितने हैं वो पूरा सिलेबस को अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में एकदम नोट कर लेना है, एक एक चीज को पढ़ते चला जाना है, तो कंप्लीट सिलेबस को और पढ़ के उसको कंप्लीट करना है। एनीबडी और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। 24 का कैलेंडर भी मैंने भेज दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनको नहीं मिला है मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगा। यूट्यूब पे भी अपलोड है वो सिलेबस, देखिएगा तो हर जगह मिलेगा, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, बस ढूंढने का मन होना चाहिए। तो थैंक यू एवरीबडी। एनीबडी, किसी का कोई सवाल अभी भी नहीं है? बाकी बातें हम लोग क्लास में करेंगे और मन लगा करना है, तरीके से करना है, 24 में क्रैक करना है और क्रैक करना जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उस तरह से। और हर फैकल्टी अपना अलग अलग स्ट्रेटजी बताएगा। रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग के बारे में पूरा बताएंगे कैसे करना है, मैथ्स वाले सर आपको मैथ्स का बताएंगे, मतलब मैं बताऊंगा मैथ्स का, है ना। इंग्लिश वाले सर इंग्लिश का बताएंगे। जनरल अवेयरनेस कौन पढ़ाएगा अभी डिसाइड नहीं हम लोग का, कोई ना कोई पढ़ा देगा, कोई नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, एनीबडी और कोई डाउट? चलिए, ओके, बाय एवरीबडी, थैंक यू।